हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस को, और जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हैं उसके बेसिस पे मेंडल ने टोटल 2 लॉज दिए थे। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। जो सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। क्या? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हैज नो एक्सेप्शंस। ओके, और सेकंड वाला क्या याद रखना है आपको, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। लास्ट ईयर 2019 के एग्जाम में भी इस पे से क्वेश्चन आया है। जो एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डोमिनेंस के, उन पे से क्वेश्चंस 2019 में भी आ चुके हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको अभी आगे के लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। चलिए, अब हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हम बात करने वाले हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे जो थर्ड लॉ दिया था मेंडल ने, उसके बारे में। कौन सा लॉ था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें इन्होंने याद रखना पड़ेगा आपको, ये लॉ उन्होंने किस बेसिस पे दिया था? तो ऑन द बेसिस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मैं लिख देता हूं, दिस लॉ वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब इसका स्टेटमेंट याद रखना है, व्हेन टू और मोर देन two genes are considered simultaneously, then genes express, या बोलो genes assort independently in F2 generation to produce new combinations। अब एक चीज याद रखनी है, ये तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। किस बेसिस पे ये लॉ दिया गया था? तो ऑन द बेसिस ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। कल हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था। इन्होंने बोला है कम से कम 2 कैरेक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा अगर आपको ये लॉ समझना है। जैसे कि हमने लास्ट जो लेक्चर लिया था, उस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि राउंड और येलो सीड को कंसीडर किया था, जिसके लिए हमने लिखा था कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, है ना। फिर हमने दूसरा लिया था रिंकल्ड ग्रीन सीड वाला प्लांट लिया था, है ना। रिंकल्ड ग्रीन सीड वाला प्लांट के लिए कॉम्बिनेशन था स्मॉल आर स्मॉल वाई। याद है? अब ये कौन है? दीज आर पेरेंट प्लांट्स। कितने कैरेक्टर यहां पे हमने टेक किया, मतलब लिए हैं, यहां पे कितने कैरेक्टर्स लिए हैं हमने? तो हमने लिया है एक तो राउंड और येलो। तो राउंड जो है दिस इज शेप ऑफ सीड। तो एक कैरेक्टर क्या है? शेप ऑफ सीड। और येलो की मैं बात करूं, दिस इज कलर ऑफ सीड। तो कितने कैरेक्टर कंसीडर कर लिए? फाइनली 2 कैरेक्टर कंसीडर कर लिए हैं। एक में हमने शेप की बात की है, एक में हमने कलर की बात की है सीड के। ठीक है, अब क्या याद रखेंगे, 2 कैरेक्टर अगर आप कंसीडर करते हो तो उसमें आपको 2 जीन्स मिलते हैं। इन जीन्स को कि हम गैमेट बनाएंगे, मतलब कि ये जो हमको वो इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं, पेरेंट मिल रहे हैं, इनके गैमेट को बनाया जाएगा, फिर इनको फ्यूज किया जाएगा, जिससे हमको F1 जनरेशन मिलेगी। तो इनके गैमेट कैसे बनेंगे? तो गैमेट में क्या लेना है? यहां से कॉमन है तो एक R ले लो, और ये दोनों भी कॉमन है इसलिए यहां से एक Y ले लो। समझ में आ रहा है? तो RY, ये एक टाइप का जीन बना दिया मैंने इसमें। इधर की बात करें तो यहां से लेंगे स्मॉल r, यहां से लेंगे स्मॉल y, ये भी एक टाइप का गैमेट बन गया है। इन दोनों गैमेट्स का अगर आप क्रॉस करवाओगे तो एक जाइगोट बनेगा, जिसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन। क्या बोल देंगे? F1 जनरेशन। तो ये F1 जनरेशन बनेगी। क्या होगा F1 जनरेशन? देखिए, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ये जो प्रोजेनी यहाँ पे बनी है, ये जो इंडिविजुअल यहाँ पे बना है, दिस इज कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। और इसके अगर फिनोटाइप की बात करूं, अगर इसको देखें तो कैसा दिखेगा? तो ये ऑर्गेनिज्म जो है, या बोलो ये जो इंडिविजुअल है, ये दिखेगा राउंड एंड येलो टाइप। कैसा होगा ये? राउंड और येलो होगा ये। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए F2 जनरेशन की बात हमने यहां पे की है। हमने कहा है जो जीन्स होते हैं
वो F1 जनरेशन में जो जीन्स प्रेजेंट थे ना, वो जीन्स F2 जनरेशन बनाने के टाइम पे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। मतलब क्या, वो सेपरेट हो जाते हैं और एक नए कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए पेरेंट जो आपने लिए थे वो कैसे कैसे लिए थे, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। पर F2 जनरेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा था एक फिनोटाइपिक रेशियो आया था। लास्ट लेक्चर में आपने फिनोटाइपिक रेशियो देखा था डाइहाइब्रिड क्रॉस का। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया था, रेशियो था 9:3:3:3:1, है ना। इसमें जो पहले 9 थे वो कैसे थे, वो थे डोमिनेंट, प्योरली डोमिनेंट, मतलब कि राउंड एंड येलो। जो लास्ट वाले आपने देखे थे ये थे प्योरली रेसेसिव, मतलब कि रिंकल्ड एंड ग्रीन। बीच के ये तीन, ये वाले जो तीन थे, ये आपको कैसे मिले थे, तो ये मिले थे हमको राउंड ग्रीन, और ये हमको मिले थे रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। अब एक सिंपल सी चीज देखिए, मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया, मेंडल ने बोला कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा जीन्स को कंसिडर करते हैं, जैसे कि हमने यहां पे 2 जीन कंसिडर किए, जब हम 2 जीन को कंसिडर करते हैं तो F1 जनरेशन में तो कोई चेंज नहीं आता, वही कैरेक्टर दिखते हैं जो पेरेंट के पास थे। देखो ये पेरेंट था राउंड येलो, और जो F1 जनरेशन में बच्चा बना है वो भी कैसा है, राउंड येलो। पर F2 जनरेशन जब आती है तो ये जो जीन्स हैं ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब ये इंडिपेंडेंटली पहले तो सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट होने के बाद ये कुछ नए कॉम्बिनेशन बनाते हैं। देखिए F2 जनरेशन में कौन से नए कॉम्बिनेशन आपको दिख रहे हैं। देखो राउंड येलो तो पेरेंट के पास ऑलरेडी था, मतलब ऐसे पेरेंट तो हमारे पास थे। देखो ये लिखा है राउंड येलो भी थे। हमने सेकंड देखा रिंकल्ड ग्रीन टाइप के इंडिविजुअल बने। देखो रिंकल्ड ग्रीन टाइप के इंडिविजुअल भी बने। पर खास चीज क्या हुई, F2 जनरेशन में खास क्या हुआ, न्यू कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन हुआ है। कौन से न्यू कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन हुआ है, तो एक कॉम्बिनेशन था राउंड ग्रीन, एक था रिंकल्ड येलो। राउंड ग्रीन कैसे दिखते हैं, तो राउंड ग्रीन दिखते हैं जिनके पास कैपिटल R हो, स्मॉल r हो, कैपिटल Y हो, सॉरी स्मॉल y हो और स्मॉल y हो, है ना। तो देखिए कैपिटल R अगर एक भी प्रेजेंट है तो ये कैसे हो जाएंगे राउंड, पर स्मॉल y की प्रेजेंस की वजह से ये कैसे हो जाएंगे ग्रीन। ऐसा तो पेरेंट हमने लिया ही नहीं था ना। क्या कोई भी पेरेंट इस टाइप का है, नहीं। रिंकल्ड येलो टाइप का कोई पेरेंट है क्या, तो ऐसा भी कोई पेरेंट हमने नहीं लिया है। तो F2 जनरेशन में क्या हुआ, 2 नए कॉम्बिनेशंस आपको दिखाई दिए, दिख रहे हैं न्यू कॉम्बिनेशन। तो मेंडल का लॉ क्या बोलता है, जब हम 2 कैरेक्टर कंसीडर करते हैं किसी पेरेंट के, तो F1 जनरेशन में तो पेरेंटल टाइप का इंडिविजुअली बनता है, राउंड येलो, समझ गए। पर अगर F2 जनरेशन की मैं बात करूं तो F2 जनरेशन में 2 नए टाइप के इंडिविजुअल बनते हैं, और इन 2 नए टाइप के इंडिविजुअल को बनाने के लिए जो जीन्स है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली पेयर अप कर जाते हैं टू फॉर्म न्यू कॉम्बिनेशन। जैसे कि कैपिटल R था, कैपिटल R को कैपिटल Y के साथ में रहना चाहिए था ना, और स्मॉल r को स्मॉल y के साथ में रहना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं ना। क्या हुआ, जो कैपिटल R जीन है इसने इंडिपेंडेंटली पेयर अप कर लिया किसके साथ, स्मॉल y के साथ, और जो कैपिटल Y था इसने इंडिपेंडेंटली पेयर अप कर लिया किसके साथ, तो स्मॉल r के साथ। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको कहां देखने के लिए मिलेगी, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको देखने को मिलेगी F2 जनरेशन में। कहां पर मिलेगी, F2 जनरेशन में, फिलियल सेकेंड जनरेशन में। समझ में आ गया। तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, किसने दिया है, मेंडल ने। कौन से नंबर का लॉ है, तो दिस इज थर्ड लॉ। क्या इसका कोई एक्सेप्शन है, तो हाँ इसका एक एक्सेप्शन होता है, उस एक्सेप्शन को हम बोलते हैं लिंकेज। क्या, लिंकेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट करके लिखना। लिंकेज इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या भैया लिंकेज क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। मेंडल को क्या लगता था, मेंडल को लगता था कि राउंड येलो की अगर हम बात करें तो हर जनरेशन में राउंड येलो के साथ में ही रहने की कोशिश करेगा,
और जो रिंकल्ड ग्रीन वाले सीड जीन्स हैं वो भी आपस में साथ में रहने की कोशिश करेंगे। ऐसा लगता था मेंडल को, पर उन्होंने जब ये क्रॉस परफॉर्म किया तो उन्हें पाइसम सेटाइवम में क्या दिखाई दिया? उन्हें पाइसम सेटाइवम में दिखाई दिया कि 2 नए प्रोजेनिस का भी फॉर्मेशन होता है। तो मेंडल ने फाइनली लॉ बना दिया। लॉ क्या कहता था? लॉ के हिसाब से ये होता था कि जो नए अगर हम डायब्रिड क्रॉस करेंगे तो F2 जनरेशन में नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जीन्स इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे और फिर इंडिपेंडेंट पेयर्स का फॉर्मेशन करके नए जनरेशंस या फिर नए कॉम्बिनेशंस को फॉर्म करेंगे। तो मेंडल ने जैसे ये लॉ दे दिया, तब हमें पता चला कि एक चीज और भी है जिसे हम बोलते हैं लिंकेज। क्या बोलते हैं? लिंकेज। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम मैंने बनाया, दिख रहा है ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे यहां पे एक जीन प्रेजेंट है ए, और इधर पे जीन प्रेजेंट है कैपिटल ए, यहां पे एक जीन प्रेजेंट है बी, यहां पे भी एक जीन प्रेजेंट है स्मॉल बी। अब गौर से देखो, ये दोनों जीन्स जो है ये बहुत पास में है, बहुत दूर दूर नहीं है, बहुत पास में है। अब ये जीन्स जो बहुत पास में होते हैं, इन जीन्स को हम लोग बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ये जीन्स, जुड़े इन द सेंस बहुत करीब होते हैं ये जीन्स। तो जब भी क्रॉसिंग ओवर होगी, देखिए सेल डिवीजन चैप्टर में क्रॉसिंग ओवर आपने पढ़ा होगा 11th में, तो जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस है उसमें क्रोमोसोम्स के आर्म्स एक्सचेंज होते हैं, कुछ ऐसा होता है। आपको दिख रहे हैं ये रेड वाला पार्ट है क्रोमोसोम का, ये ग्रीन वाला पार्ट है। ग्रीन पार्ट क्रोमोसोम का अलग हो जाएगा, रेड पार्ट क्रोमोसोम का अलग हो जाएगा, और ये पार्ट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये पार्ट्स इंटरचेंज हो गए, और जब ये पार्ट सेल डिवीजन या गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे इंटरचेंज हो जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर। यहां पे ये 2 जीन्स जो है ना, ये क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे भी एक्सचेंज नहीं होते, सेपरेट नहीं होते, और इन जीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन्स। तो एक क्रोमोसोम पे 2 जीन्स अगर बहुत पास में प्रेजेंट हैं तो उन दोनों जीन्स को हम क्या बोलेंगे? लिंक्ड जीन्स। और ये लिंक्ड जीन्स को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। पर मेंडल क्या बोलते हैं? मेंडल ने लॉ दे दिया कि हमेशा ऐसा होगा कि F2 जनरेशन बनते ही जो जीन्स हैं वो एक दूसरे को छोड़ के किसी और के साथ पेयर अप कर जाएंगे, ऐसा मेंडल ने बोला, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है हर केस में। इसका एक एक्सेप्शन ड्रोसोफिला में भी मिलता है। ठीक है, चलो अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इस फंडे को सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है, मान लीजिए लिंकेज को कैसे समझा सकता हूं, देखो मान लीजिए ये है हस्बैंड, कैपिटल R हस्बैंड है, कैपिटल Y वाइफ है। ठीक है, ये स्मॉल r एक हस्बैंड है और एक स्मॉल y भी एक वाइफ है। तो ये 2 कपल का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, ये कपल भी मूवी देखने गया, ये कपल भी मूवी देखने गया, सेम थिएटर में पहुंच गए दोनों के दोनों। तो कपल नंबर 1 कपल नंबर 2 दोनों सेम थिएटर में पहुंच गए मूवी देखने के लिए। ठीक है, अब जो कपल नंबर 1 है, इसमें से जो हस्बैंड है उसको तो मूवी देखनी है, पर वाइफ को मूवी नहीं देखनी है, उसका मन नहीं है, वाइफ का मन नहीं है। ठीक है, इस कपल की बात करें तो ये भी वही पिक्चर देखने के लिए थिएटर पहुंच गए, पर यहां पे जो हस्बैंड है उसको मूवी देखने का मन नहीं है, पर वाइफ को मूवी देखनी है। समझ रहे हो? तो अब क्या कंडीशन आएगी? क्या इसमें हस्बैंड जो है जिसको मूवी देखनी है वो वाइफ को छोड़ के मूवी देखने चला जाएगा, थिएटर के बाहर वाइफ को छोड़ के मूवी देखने जाएगा? हाँ या ना? तो ऑब्वियसली नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों बहुत क्लोजली लिंक्ड है ना, कनेक्टेड है। अगर हम इन दोनों की बात करें, वाइफ को मूवी देखनी है, हस्बैंड को मूवी नहीं देखनी है, क्या ये वाइफ जो है वो इस हस्बैंड को छोड़ के मूवी देखने जाएगी? तो ऑब्वियसली नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी लिंक्ड जीन्स हैं। पर मेंडल क्या बोलते हैं? मेंडल कहते हैं, मेंडल के मुताबिक अगर इस हस्बैंड को मूवी देखनी है और इनकी वाइफ को मूवी देखनी है तो ये दोनों साथ में चले जाएंगे मूवी देखने के लिए। ऐसा हो सकता है क्या? इज दिस पॉसिबल? तो बिल्कुल नहीं। तो मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर 2 जीन्स बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं तो वो सेपरेट नहीं होते, और अगर ये दोनों जीन्स भी क्लोजली लिंक्ड हैं तो ये दोनों भी सेपरेट नहीं होंगे। और कई सारे प्लांट या कई सारे ऑर्गेनिजम्स में ऐसा ही होता है। कई सारे ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोसोम पे जो 2 जीन साथ में प्रेजेंट हैं वो इतना टाइटली लिंक्ड होते हैं कि वो सेपरेट होते ही नहीं हैं। और वो जीन्स अगर सेपरेट नहीं होंगे तो नए कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर नए कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये लॉ जो है ये फेल हो जाएगा। और मेंडल का जो ये लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये फेल भी हुआ था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिंकेज। समझ में आ गया? पर मेंडल ने जितने एक्सपेरिमेंट किए उनमें ये प्रोसेस, ये प्रॉब्लम नहीं आई
इसलिए मेंडल सक्सेसफुल भी रहे थे अपने एक्सपेरिमेंट्स में, क्योंकि उनको किसी भी टाइम पे लिंकेज जैसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। पाइसम सटाइवम में जीन्स इतने क्लोजली एसोसिएटेड नहीं थे कि वो इनके एक्सपेरिमेंट्स में लिंक हो जाएं और कॉम्बिनेशंस बिगड़ जाएं। तो पाइसम सटाइवम में तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए मेंडल ने लॉ का फॉर्मेशन किया था। पर कई सारे ऑर्गेनिज्म में ये लॉ क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, क्योंकि जीन्स क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। हर केस में जीन्स लिंक्ड नहीं है, कुछ केसेस में जीन्स लिंक्ड होते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट, देखिए आपको बहुत सारे क्रॉसेस करने पड़ेंगे और वो सारे क्रॉसेस करने में लगता है टाइम। तो आपको एग्जाम्स में क्या करना पड़ेगा, कुछ ट्रिक्स की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अब हम वो ट्रिक्स को डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हम डिस्कस करेंगे कुछ ट्रिक्स जिससे हमारा टाइम बचेगा एग्जाम में। ठीक है, तो अब देखते हैं जल्दी से। सबसे पहली ट्रिक में अपन फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ गैमीट्स। मतलब कि अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो आपको कॉम्बिनेशन दिया गया है जीन का, उस कॉम्बिनेशन से टोटल कितने गैमेट बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ गैमेट को फाइंड आउट करने के लिए आपको ज्यादा हेडेक या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करेंगे और हमारे आंसर्स आते जाएंगे। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा, पहले मैं पूरा पार्ट लिख देता हूं। देखो, तो नंबर ऑफ गैमेट कैलकुलेट करने की ट्रिक एक है। सेकेंड, नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ फिनोटाइप कैलकुलेट करने की भी एक ट्रिक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड, हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ जीनोटाइप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होते हैं ये पता करेंगे। फोर्थ हम पता करेंगे नंबर ऑफ प्रोजेनीज। क्या पता करेंगे, नंबर ऑफ प्रोजेनीज। यहां पे नंबर ऑफ जीनोटाइप की जगह लिखना चाहिए टाइप ऑफ जीनोटाइप, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, या और नंबर ऑफ प्रोजेनी। चलिए अब ये चार चीजों की मैं आपको ट्रिक समझा देता हूं। सबसे पहले जो है नंबर ऑफ गैमीट, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा 2 to the power of n। ठीक है, ये आपने लगाया, आपका आंसर आएगा। n क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे लास्ट में। नंबर ऑफ फिनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए 2 to the power of n। टाइप ऑफ जीनोटाइप्स, कितने टाइप के जीनोटाइप बनेंगे ये पता करने के लिए आपको करना है 3 to the power of n। एंड नंबर ऑफ प्रोजेनी पता करने के लिए आपको करना है 4 to the power of n। बड़ा सिंपल सा है, कैसे अप्लाई करेंगे वो देख लो जल्दी से। तो देखो जल्दी से, हमें क्या याद रखना है, n क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए, उसके बिना ये कुछ भी तुम्हारे काम का नहीं है। क्या पता करेंगे, देखो n इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स आपको दिया हो, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ क्या कहते हैं उसको, जीनोटाइप्स आपको दिए हैं, उन जीनोटाइप में कितने हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं उनको काउंट करना सीख लेना। मैं अभी बता दूंगा, उससे आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। n की वैल्यू आप पता कर सकते हो एक और तरीके से, टाइप ऑफ क्रॉस के बेसिस पे। अगर आपको पता चल जाए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये जो भी आपको जीनोटाइप दिया है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए दिया हुआ है, तो आप n की वैल्यू लेंगे 1। अगर आपको पता चल गया है कि जो भी आपको जीनोटाइप दिया है वो डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए है, तो आप लिख देंगे n की वैल्यू 2। अगर आपको पता चलता है ट्राइहाइब्रिड क्रॉस है तो n की वैल्यू हो जाएगी 3। ऐसे ही टेट्राहाइब्रिड के लिए n की वैल्यू 4, पेंटाहाइब्रिड के लिए n की वैल्यू 5। समझ में आ गया? अब एक एग्जाम्पल लेके मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो यहां पे अगर मैं लिख दूं कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, कैपिटल C, स्मॉल c, बस चलिए, या एक और ऐड कर देते हैं कैपिटल D और स्मॉल d। ठीक है, इतना मैंने यहां पे ऐड कर दिया। अब आप देखिए, ये जीनोटाइप अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में लिख के आ जाए और आपसे पूछा जाए हाउ मेनी गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस जीनोटाइप, तो आपको सबसे पहले तो कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है एक डोमिनेंट जीन और एक रेसेसिव जीन का पेयर। तो देखो पहला पेयर जो है कैपिटल A और स्मॉल a का है, मतलब एक डोमिनेंट एक रेसेसिव का है, तो दिस इज अ हेट्रोजाइगस पेयर। दिस इज अ होमोजाइगस पेयर। क्यों? क्योंकि दोनों जीन डोमिनेंट हैं, कैपिटल में लिखे हैं ना, तो ये हेट्रोजाइगस पेयर नहीं है। थर्ड पे आ जाओ,
एक कैपिटल सी एक स्मॉल सी, दिस इज ऑल्सो हेटेरोजाइगस पेयर। इस पे आ जाओ, दिस इज वन डोमिनेंट वन रेसेसिव, दिस इज ऑल्सो अ हेटेरोजाइगस पेयर। तो टोटल कितने हेटेरोजाइगस पेयर दिख रहे हैं? तो आपको इस केस में हेटेरोजाइगस पेयर दिख रहे हैं टोटल 3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब सिंपल सा है, अब इस जीनोटाइप को लेके आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको n की वैल्यू पता चल गई है तो अप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहला, अगर आपसे नंबर ऑफ गैमीट पूछा जाए कितने बनेंगे इस केस में, तो क्या करना है? इस केस में आप करेंगे 2 to the power of 3, मतलब कि 2 into 2 into 2 कितना होता है भैया? हाँ, 8। तो 8 गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो टोटल गैमेट कितने बन जाएंगे इस केस में? 8 गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आपसे नंबर ऑफ फिनोटाइप पूछा जाए, फिनोटाइप मतलब कितने मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आ सकते हैं, जैसे कि अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करूं तो आपको टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट 2 कैरेक्टर 2 फिनोटाइप दिख रहे थे, वैसे ही इस केस में कितने फिनोटाइप दिखाई देंगे वो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? वो कैलकुलेट करने के लिए आप करेंगे 2 to the power of 3, मतलब अगेन सेम चीज, ठीक है, अगेन सेम चीज करेंगे और फाइनली आंसर भी सेम ही आएगा, दैट इज 8 फिनोटाइप्स। समझ गए? अब बात करते हैं टाइप ऑफ जीनोटाइप्स। जीनोटाइप्स आपको याद है? जीनोटाइप किसको बोलते हैं? तो जीनोटाइप आपको एक लंबा सा मैंने एक सीक्वेंस लिखवा के दिया था, कुछ ऐसा डायहाइब्रिड क्रॉस का। डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, 1:1 2:2 4:2 1:1, ऐसा आपको तरीका बताया था याद करने का। इसमें कितने टाइप के जीनोटाइप हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 टाइप के आपको यहां पे क्या दिख रहे हैं? टोटल 9 टाइप के आपको यहां पे जीनोटाइप्स दिख रहे हैं। समझ में आ गया? अब देखते हैं इस इंडिविजुअल के थ्रू कितने जीनोटाइप्स बन सकते हैं, कितने टाइप के जीनोटाइप्स बन सकते हैं। देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको करना है 3 to the power of, कितना है n की वैल्यू? 3। तो 3 to the power of 3 करेंगे तो 3 into 3 into 3 कितना होता है भैया? 27। तो यहां पे 27 क्या बन गए? टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। तो 27 टाइप ऑफ जीनोटाइप का फॉर्मेशन होगा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में। दिख रहा है टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस पर है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, दिस इज नॉट अ टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस। समझ में आ गया? और इस क्रॉस में जो टोटल टाइप ऑफ जीनोटाइप्स बनेंगे वो कितने होंगे? 27। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ प्रोजेनीज की। तो नंबर ऑफ प्रोजेनीज को कैलकुलेट करने का तरीका आसान है, 4 to the power of n करना है। तो क्या करेंगे? 4 to the power of 3 करो, मतलब 4 into 4 into 4, ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया 64। तो 64 क्या मिल गई आपको? प्रोजेनी। चलो भैया, तो 64 प्रोजेनी मिल गई। प्रोजेनी मतलब जब आप ट्राइहाइब्रिड क्रॉस करते हो तो उस क्रॉस में आपको जो बॉक्स के अंदर, पुनेट स्क्वायर के अंदर जो इंडिविजुअल मिलते हैं तो वो कितने होते हैं? ऐसे काउंट करोगे तो वो टोटल निकलेंगे 64। ठीक है, तो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में 64 प्रोजेनीज का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आ गया? तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा उसको आप आसानी से कर पाएंगे, पक्का? चलिए, एक दो क्वेश्चन मैं आपको यहां पे लिख के दे रहा हूं, वो क्वेश्चन सॉल्व करें और उनके आंसर्स, उनके चारों आंसर सीक्वेंस में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे दें। ठीक है, क्या करना है? पहले बताओगे नंबर ऑफ गैमेट कितने बनेंगे, फिर बताओगे नंबर ऑफ फिनोटाइप, फिर बताओगे टाइप ऑफ गैमेट और फिर बताओगे नंबर ऑफ प्रोजेनीज। आपको बताना है इसके। देखिए, फॉर पेंटा हाइब्रिड क्रॉस, देखो सबसे पहले पेंटा हाइब्रिड क्रॉस के लिए ये सारी कंडीशन देखो, आसान आसान आपको दे रहा हूं, सिंपल वाले सॉरी जो टफ वाले थे मैंने किए। ठीक है, आसान वाला आपके लिए और जो टफ वाला था वो मेरे लिए, तो मैंने कर दिया। अब ये आसान आसान आप करके मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो। चलो, सेकंड वाला क्या हुआ? सिंपल सा देखना, पेंटा हाइब्रिड क्रॉस के लिए ये सारी वैल्यूज बतानी है। चलो, नेक्स्ट इज कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी और कैपिटल ई, स्मॉल ई। इसके लिए भी आपको बताना है क्या चीज? ये भी एक सिंपल सा ही दिया मैंने आपको। इसके लिए भी आपको क्या बताने हैं? ये सारे के सारे वैल्यूज बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, कैपिटल ए, स्मॉल ए,
कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। इसके लिए भी आपको बताना है। एक और क्वेश्चन ले लो लास्ट, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। इसके लिए भी मुझे बता देना फाइनली। तो बस ये 5 क्वेश्चन, सॉरी मैंने 3 मिस कर दिया है, 4 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल जो ये 4 क्वेश्चंस हैं, इन 4 क्वेश्चंस के आंसर, इन 4 क्वेश्चंस में चारों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है और कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में मेरे को टाइप करके देना है। मेहनत लगेगी कमेंट में टाइप करने में, पर आंसर देना जरूरी है, ठीक है। याद रखो, अगर ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम को क्लियर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, जेनेटिक्स ऐसा पोर्शन है जिसमें ऑल द टाइम स्टूडेंट कंफ्यूज ही रहता है, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको मैंने लाइफ में देखा है, जो सारे के सारे टॉपिक्स में बहुत अच्छे हैं पर जेनेटिक्स वाले पोर्शन में वीक पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं पता। जैसे कि आप बात करें, यहां पे मैंने बोला n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर पता करना है। अगर आपको पता ही नहीं है हेटेरोजाइगस क्या होता है, तो आप ये n की वैल्यू निकाल नहीं पाओगे। n की वैल्यू निकाल नहीं पाओगे तो ये सब तो होना ही नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, बहुत फोकस करके इस इंफॉर्मेशन को याद रखना है। n मतलब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, तो है होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, वाइल्ड टाइप क्या होता है, प्योर लाइन क्या होता है, एलील क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करेंगे अबाउट टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, ये सब क्या होता है। ओके,